हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 ए एंड ए की ओर से जो जॉब नोटिफिकेशन निकला था इतने सारे पोस्ट के लिए, जिसमें क्या क्या है, स्टेनोग्राफर है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, स्टोर एंड सिक्योरिटी असिस्टेंट है, ड्राइवर है, ड्राइवर में व्हीकल ऑपरेटर एंड फायर इंजन है, फायरमैन। सबका सिलेबस सेम है, जो एप्टीट्यूड से, रीजनिंग से, जनरल अवेयरनेस से और जनरल इंग्लिश से, ये चारों सब्जेक्ट से क्या जो क्वेश्चन है पूछे जाएंगे। तो ये चारों सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, तो इसमें से क्या करना है, आपको क्या करना है कि हम लोग देख रहे हैं कि मैथ जो एप्टीट्यूड है उसका क्लास आज हम लोग टेस्ट सीरीज 19 देखेंगे। इससे पहले 18 क्लास अपलोडेड है, वो भी देख लेना है। और क्या करना है, अगर अभी जो एग्जाम का एडमिट कार्ड आ गया है, 12 मार्च से एग्जाम अपना स्टार्ट है, तो एग्जाम स्टार्ट है तो आपको प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रेशर अगर थोड़ा बहुत आए, लेकिन स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बोलिएगा सर प्रेशर और स्ट्रेस में क्या अंतर है, तो ये मैं साइंस के क्लास में बताऊंगा। जो अगर प्रेशर थोड़ा बहुत आता है तो सही है, लेकिन स्ट्रेस में नहीं रहना है। तो स्ट्रेस आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना हो सके उतना ही कीजिए और खुशी खुशी कीजिए। क्योंकि अगर खुश रहिएगा तो जहाँ अगर मान लीजिए 45 क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं, वहाँ 55 करके आइएगा, और 55 करके आ जाइएगा तो आपका सिलेक्शन कोई रोक लेगा क्या? तो चलिए आज का हम लोग देखते हैं। लेकिन ये नंबर क्यों दिया गया है सर, तो ये बता दीजिए। तो नंबर ये इसलिए दिया गया है कि अगर आप लोगों ने अभी तक ई बुक नहीं लिया है, ई बुक अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं लिया है ई बुक, तो परचेस कर सकते हैं। अब बोलिएगा सर अब इतना इतना टाइम में क्या होगा, देखिए बहुत चीज़ हो जाएगा। क्योंकि ये ई बुक में हम आपको क्या क्या दे रहे हैं, एप्टीट्यूड दे रहे हैं, रीजनिंग दे रहे हैं, जनरल अवेयरनेस दे रहे हैं, जनरल इंग्लिश भी दे रहे हैं, और साथ में करंट अफेयर्स। ये 5 पीडीएफ जल्द ही भेज दिया जाता है जैसे ही आप पेमेंट करते हैं। पेमेंट कितना का है ये तो बता दीजिए। 70 रुपीज ओनली, मात्र 70 रुपया में आपको ऑल सब्जेक्ट लेना है। तो 70 रुपया में चारों सब्जेक्ट लीजिएगा, जिसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश और करंट अफेयर। और साथ में आपको जो ये क्लास नोट्स वगैरह जो अभी चल रहा है क्लासेस, इसका अलग से वो ई बुक अलग है, और ये क्लास चल रहा है उसका नोट्स अलग है। तो दोनों आपको टाइम टू टाइम सेंड किया जाएगा, एग्जाम से पहले जल्द ही सेंड किया जाएगा। अब टाइम कहाँ बचा है, टाइम टू टाइम। तो आप बस ई बुक ले लीजिए, और ये ई बुक ले लीजिएगा ना, तो ये डीआरडीओ में तो काम करेगा ही। एसएससी एमटीएस का अगर एग्जाम देने जा रहे हैं वहाँ भी काम करेगा, सीएचएसएल का एग्जाम देने जा रहे हैं वहाँ भी काम करेगा। वहाँ भी क्या है, एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है और जनरल इंग्लिश है, और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस में ही आ जाता है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन वहाँ भी देखने को मिलेगा। बस यहाँ 75 क्वेश्चन है और वहाँ आपका 100 क्वेश्चन रहेगा। तो बार बार पढ़ने की जरूरत क्यों है? एक बार 70 रुपया आपसे मेंटेनेंस चार्ज लिया जाता है, ये कोई प्राइज नहीं है। ओके, तो जो टीम द्वारा वर्क किया जाता है, और अगर एक बार भेज दिया जाता है, आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं, पर्सनली आपको क्लास नोट्स व्हाट्सएप में टाइम टू टाइम, डे टू डे सेंड किया जाता है। ओके, तो ये जुड़ने का एक जरिया है हमसे। ओके, तो इसमें आपको क्या है कि ये ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। और पेमेंट कहाँ करना है ये तो बता दीजिए सर। ये जो नंबर दिया गया है इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है। नंबर के माध्यम से आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो व्हाट्सअप पे हमें इसी नंबर पे 7564864459 शशि कुमार के नाम से सेव कर लीजिए, और इसी नंबर पे हमको क्या करना है, व्हाट्सअप करना है। मैं स्कैनर सेंड कर दूंगा, उसके बाद आपको पेमेंट करना है। ओके, और ये ई बुक इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों अपने पास अवेलेबल है, तो आप जो मीडियम में लेना चाहते हो वो ले लीजिएगा। 51 का आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका हम लोग क्वेश्चन और आंसर देखते हैं। एक वृत्त का परिधि 100 सेंटीमीटर है। परिधि बोले तो परिधि यानी कि ये वृत्त का पूरा जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग परिधि बोलते हैं। कितना? 100 सेंटीमीटर। वृत्त के अंतर्गत खींचे गए एक वर्ग की भुजा क्या होगा? वृत्त के अंतर्गत खींचे गए वर्ग यानी कि मैक्सिमम जो स्क्वायर बनेगा ना, इसके अंदर जो मैक्सिमम सबसे बड़ा स्क्वायर बनेगा, ये इस प्रकार कुछ बनता है। तो इसका जो डिस्टेंस है ए से लेके बी तक की, ये वर्ग बोला है, तो भुजा बनेगा। भुजा सबका चारों का सेम होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो भुजा है, डिस्टेंस है ए से बी तक की, वो हमसे पूछा है। क्वेश्चन समझ गए ना? आंसर यो हवा में निकाल दीजिएगा। कैसे? तो देखिए, ये तो फिगर जो अभी हम बनाए हैं वही है, देखिए ऐसे है ना। और सबसे मैक्सिमम जो सबसे बड़ा इसके अंदर वर्ग बनेगा वो इस तरह बनेगा। उसके बाद क्या है कि हमको यहाँ परिधि दे दिया है, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस दे दिया है। और क्या है कि हमको अब क्या करना है, इसे अगर परिधि दिया है तो हम लोग डायमीटर निकाल सकते हैं। डायमीटर क्या होता है, ये है, ये भी क्या होगा, डायमीटर हो गया। और ये यहाँ से लेके ओ से लेके ए तक क्या, ये विकर्ण, मतलब ये विकर्ण भी है। और क्या है, विकर्ण के साथ साथ इसका जो स्क्वायर है उसका विकर्ण है, और जो ये सर्कल है, जो वृत्त है, उसका ये डायमीटर यानी कि
व्यास हो गया। तो हम लोगों को परिधि दे दिया है, तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई r इक्वल टू, क्या वृत्त का परिधि ये होता है 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ से हम लोग इजिली 2r यानी कि 2r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 और डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 2r। आप बोलिएगा सर ये r निकाल लिए, लेकिन अपने को क्या चाहिए, पूरा यहाँ से यहाँ तक की 2r चाहिए, डिस्टेंस या डायमीटर चाहिए। तो r तो हम लोगों ने निकाल लिया। तो वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक के मतलब त्रिज्या हुआ ना ये, तो त्रिज्या एक त्रिज्या दो त्रिज्या यानी कि r प्लस r इक्वल टू 2r। ये यहाँ मतलब ये d है, डायमीटर ही है ना इसका जो विकर्ण है। तो यहाँ से हम लोग ये जानते हैं कि अगर विकर्ण दिया रहे वर्ग में, ये फॉर्मूला आप खुद में घुसा लीजिए, क्योंकि देखिए जो ये क्षेत्रमिति है ना, ये फॉर्मूला बेस रहता है क्वेश्चन। आपको ये नंबर एकदम एक्यूरेट देता है, क्योंकि उसमें जो न्यूमेरिकल डाटा भी ऐसा दिया रहता है जो आपको कैलकुलेट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। जैसे यहाँ पे देखिए आपको ये दे दिया है कि विकर्ण तो 2r हम लोग निकाल लिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस विकर्ण हो गया, और यही डायमीटर है वृत्त का, और विकर्ण किसका है, तो ये स्क्वायर जो है इसका विकर्ण है। तो भुजा इक्वल टू होता है, क्या होता है, भुजा इक्वल टू विकर्ण का लंबाई या डिवाइडेड बाई √2। ये होता है क्या, इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। जो अगर स्क्वायर का अगर भुजा निकालना, भुजा और विकर्ण में रिलेशन होता है, क्या होता है, जो भुजा इक्वल टू विकर्ण, विकर्ण का लंबाई जो दिया रहेगा, मान लीजिए ओ और ए है, तो ओ ए और डिवाइडेड बाई √2। यहाँ से ये फार्मूला मतलब ये फार्मूला है, इस पे डालिएगा तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक 2r है, तो यहाँ पे देखिए 2r हो गया ना, 2r डिवाइडेड बाई √2। उसके बाद हम लोगों ने r का वैल्यू यहाँ पे निकाला है 50 डिवाइडेड बाई पाई है, यहाँ पे हम लोगों ने निकाला था। तो यहाँ से हम लोग r का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 50 डिवाइडेड बाई पाई हो जाएगा, और ये 2 यहीं वाला और √2 फार्मूला वाला है ना, तो यहाँ से आप लोगों को ये कितना आ जाएगा, 50 √2 डिवाइडेड बाई पाई, ये आ जाएगा। तो ये 50 √2 डिवाइडेड बाई पाई है। उसके बाद क्या है कि तो ये आपको अगर मान लीजिए कैलकुलेटर रहता तब ना ये √2 पॉइंट में निकाल के तब वो करते, या पाई का मैं वैल्यू 22/60, लेकिन यहाँ पे इसी फॉर्मेट में दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन लोग घबरा के और डर के बोलते सर इतना बड़ा कैलकुलेशन कौन करेगा, ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं। लेकिन छोड़ने की जरूरत नहीं है। जब ऐसा क्वेश्चन पूछे ना, तो आपको सिंपल क्या करना है, ये जो लास्ट में जो दिया गया है ना, यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट करना है और ऊपर की ओर बढ़ना है। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये चीज देख लिए ना, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन इजिली बना दीजिएगा। जैसे देखिए हम लोग नीचे से स्टार्ट करेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाई 3 है, 1/3 है, तो 1/3 है, 1 डिवाइडेड बाई 3 है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि देखिए पहले तो पूरा क्वेश्चन नोट कर ले, उसके बाद यहाँ से करेंगे, तो ये पूरा को सॉल्व करेंगे। क्या, 5 भागा 1/3 यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 3 है। तो इसको हम लोग जैसे यहाँ लिख लेते हैं, देखिए फिर से ये पूरा है, इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं 5 1/3, 5/1/3, 5 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 3 है। तो इसको हम लोग इक्वल टू 5, अगर ये डिवाइड रहता है तो 1/3 हो जाएगा, तो 1/3 इसको हम लोग, ये नीचे है तो ये ऊपर चला 5 × 3, तो यही सीधा यहाँ पे देखिए ये तो 1 भागा रहेगा ही, 1 भागा है ही, और ये ऊपर आ जाएगा 3 यानी कि 5 × 3, 5 × 3 हो गया, 5 × 3, तो ये यहाँ आ गया। उसके बाद फिर अब अपने को क्या करना है, अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर सॉल्व कीजिएगा 4 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 5 × 3 है, तो इसको हम लोग ऐसे इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 5 × 3 है, और ऊपर 4 है। तो यहाँ हम लोग इसको, ये नीचे 5 × 3 है, तो ये 4 के साथ ऊपर चला जाएगा, ये तो जानते ही ये सिंपल कैलकुलेशन है, 4 × 5 × 3, तो ये ऊपर आ गया ना पूरा। और ये देखिए ये तो 1 डिवाइडेड बाई ये जैसे के तैसे रहेगा, ये ऊपर आ जाएगा। फिर अब हम लोगों को एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन क्या है, इसको अब कैलकुलेट करना है, 5 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 4 × 5 × 3, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई, ये डिवाइड है तो ये डिवाइड है, ये टोटल है, तो 4 × 5 × 3,
तो ये फिर क्या है, नीचे है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वही सेम चीज यहाँ, और नीचे 1 का 1 बच जाएगा, ये ऊपर चला गया, ये नीचे वाला ऊपर। तो क्योंकि ये 1 के साथ पूरा होल डिवाइड ऐसे है ना, होल डिवाइड है, तो ये पूरा ऊपर यहाँ पे आ गया। तो अब हम लोगों को इजी दिख रहा है। अब क्या होगा कि इतना डिवाइडेड बाई इतना है, तो ये फिर यहाँ पर डिवाइड, अगर इसको हम लोग गुना में करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो नीचे आ गया। उसके बाद कैलकुलेशन की पार्ट आपका है, कैलकुलेट कीजिएगा तो 240 डिवाइडेड बाई 300, इसको फिर से पूरा काट पीट कीजिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, तो 4 डिवाइडेड बाई 5 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि कहाँ पे है, तो जो कि आपको 4 डिवाइडेड बाई 5 कहाँ पे है, सी में आपको देखने को मिलेगा। सी फॉर चेन्नई इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 52 के बाद 53 54 लगता है, इस स्लाइड में नहीं है। चलिए नेक्स्ट जो पीडीएफ रहेगा उसमें आ जाएगा। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन। दो क्रमशः लसा और मसा, लसा और मसा दो संख्याओं का, दो संख्या है जिसका एलसीएम और एचसीएफ कितना दे दिया है, 171 और 9 है। जो लसा और मसा कितना है, 171 और 9 है। उनमें से अगर पहली संख्या 9 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। पहली संख्या अगर 9 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, ये पूछ रहा है। दो संख्याओं का लसा और मसा 171 और 9 है, उनमें से अगर पहली संख्या 9 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो फार्मूला है इसको खून में घुसा लीजिए। एलसीएम एचसीएफ का ये फार्मूला है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया है, आएगा और आता रहेगा। क्या है, ऐसा क्वेश्चन आया है, आएगा, आता रहेगा। कभी कभी क्या कर लेगा जी, ये दोनों संख्या दे देगा, या एलसीएम या एचसीएफ दे देगा एक, और आपको बोलेगा जी या तो एलसीएम निकालिए ना तो एचसीएफ। इसलिए ना बोलते हैं ये फार्मूला, वो पहली संख्या यानी कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इजकल टू लसा इंटू मसा, ये बराबर होता है। ये फार्मूला पर बहुत क्वेश्चन, न जाने कितने क्वेश्चन भर भर के, कितने कैसे भर भर के आए हैं। तो ये फार्मूला आपको खून में घुसा लेना है। यहाँ पर अपने को लसा दे दिया है कितना, 171 क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए है ना, लसा 171 है, मसा भी दे दिया है 9 है, और उनमें से अगर पहली संख्या 9 है, पहली संख्या भी दे दिया है, तो पहली संख्या हम लोग जो ये पहली संख्या है ये 9 दे दिया है। दूसरी संख्या बोल रहा है, ये भी जानते हैं, दिया है क्वेश्चन में, ये भी दिया गया है, ये भी दिया गया है, तो दूसरी संख्या हम लोग यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं दूसरी संख्या, तो ये 171 हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 57। एकदम सिंपल है, ये फार्मूला अभी खून में घुसा लीजिए। ये फार्मूला पे भर भर के, रेलवे हो, एसएससी हो, डीआरडीओ हो, इसरो हो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वाला, या कोई भी एग्जाम हो, बैंक हो, सब में ये, बैंक में भी, बैंक में लोग बोलते हैं एप्टीट्यूड, लेकिन अगर इजी क्वेश्चन पूछते तो इसी फार्मूला पे दे देते। ऐसे तो बैंक में थोड़ा एप्टीट्यूड हाई लेवल के आता है, लेकिन यहाँ अब बात आ गई, सर इतना इजी क्वेश्चन पढ़ा तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए। देखिए 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के पूछे जाएंगे, मात्र 60 मिनट दिया जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन पर 1 मिनट से भी कम। तो आपसे क्या यूपीएससी सीसेट लेवल का पूछेगा क्या, क्या एसएससी सीजीएल लेवल जो मेंस में सीजीएल लेवल का पूछेगा क्या, नहीं। इजी, ये नहीं बोलते सारा क्वेश्चन इजी आएगा, एक दो क्वेश्चन ऐसा मॉडरेट, लेकिन उससे घबराने की जरूरत है, वो सबके लिए है भारी, आपके लिए ही नहीं है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एप्टीट्यूड में एक दो क्वेश्चन नहीं बनेगा, कोई बात नहीं, आप उसको जीके जीएस में कवर कीजिए, इंग्लिश में कवर कर लीजिए और रीजनिंग में कर लीजिए। एप्टीट्यूड में मान लीजिए अगर 17 से 18 क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें ऐसा टारगेट लेके चलिए जो 12 से 15 हमारा अपना सही होना चाहिए, ओके, और बाद बाकी इधर कवर कर लीजिए, तो ये ध्यान रखिएगा। और जिनका सही है एप्टीट्यूड एकदम बचपन से ही सही है, या अभी मेहनत करके सही किए हैं, तो वो लोग 17 में 15 14 ऐसे कर सकते हैं, एक दो तो गलत होगा ही, सबसे गलत होता है, ओके। और कोई कोई है जो 17 18 में 17 18 करके आएंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं, उसके बाद है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, सरल करें, क्या सरल करें, और ये क्वेश्चन दे दिया है। तो इसमें हम आप लोगों को ये देखिए दो पार्ट में दिया है, एक पार्ट ये है बीच में डिवाइड, और अगला जो कोष्ट है ब्रैकेट है ये यहाँ पे दे दिया है। तो ये कौन सा ब्रैकेट है, ये मिडिल ब्रैकेट दे दिया है, और एक छोटी कोष्ट दे दिया है। मिडिल कोष्ट और जो कोष्ट में दिया है वो दो पार्ट में दिया है, जो पहला है जो छोटी कोष्ट में है, और सेकेंड है जो मध्य मिडिल कोष्ट में है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक को इधर अलग कैलकुलेट करेंगे, इसको अलग कैलकुलेट करेंगे, और बाद में दोनों का जो मान लीजिए एक्स संख्या ये आया और भागा वाई, तो उसके बाद एक्स के साथ हम लोग वाई, एक्स में वाई से भाग कर देंगे। तो ऐसा होना चाहिए। तो देखते हैं इसका कैसे, सेम चीज यहाँ क्वेश्चन उतार दिया है। उसके बाद क्या किया है कि
ये डिवाइड है, तो नीचे डिवाइड हटेगा तो ये बट्टा में आ गया। ये पूरा सेम प्रोसेस यहाँ लिख दिया है। अब इसको कैलकुलेट करना है 324 यानी कि 18 हो जाएगा। 18 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 9 के स्क्वायर, तो 9 इंटू इंटू 4, ये जो बाहर है ये 4 हो जाएगा। तो 81 इंटू 4 ये इसका वैल्यू आ गया। लेकिन 81 इंटू 4 को हम लोग 9 इंटू 2 लिख सकते हैं। 9 × 9 81 हो गया, 2 × 2 4। तो इसको हम लोग 9 × 2 और 9 पेयर में कर लेते हैं। 9 दूना 18, 9 दूना 18 यानी कि 9 × 2 18 और 9 × 2 18। वो हम लोग ये नीचे 18 लिख दिए। घबराने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन देख के कितना बंदा है जो चौंक जाते हैं। यहाँ पे सेम इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे 81 आएगा, इंटू ये 4 जो बाहर पहले से 4 हो जाएगा। तो 4 को हम लोग 2 × 2 लिखेंगे और वही 81 को 9 × 9 लिखेंगे। तो एक बार 9 को यहाँ से गुना करेंगे और 2 से, 9 को 2 से, इसे 9 × 2 18 आ जाएगा ये, और 9 × 2 दोबारा 18 यानी कि 18 × 18 आ जाएगा। यहाँ से फिर क्या है 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा दोनों। उसके बाद 38 × 38 ये आपको गुना कर लेना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1444 इसका सही उत्तर आ जाएगा, जो कि कहाँ है, तो जो कि आपको क्वेश्चन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिला, यानी कि सी फॉर चेन्नई 1444 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 और 55 और 56 देख लिए। क्या है, एक पाइप है जो एक टंकी को 8 घंटे में भर, जो पाइप में से एक टंकी 8 घंटे में भरा जा सकता है। निचले भाग में रिसाव के कारण उसे 12 घंटे भरने में लग जाते हैं। जो एक पाइप है जो 8 घंटे में वो टंकी भर देता है, लेकिन नीचे से कुछ रिसाव है। मान लीजिए ये टंकी में इस पाइप से ये क्या है, पानी फिल किया जाता है। ये 8 घंटे में भर देता है, लेकिन नीचे से हल्का हल्का रिसाव हो रहा है। तो रिसाव हो रहा है, वो कारण इसको भरने में 12 घंटे लग जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, टंकी पूरा भर जाने पर रिसाव के कारण उसे खाली होने में, यानी कि मान लीजिए 12 घंटा में ये पूरा भर गया। उसके बाद ये वाला पाइप से पानी आ रहा है, इसको मोटर को बंद कर दिया है, इसको मोटर को हटा देते हैं। और लेकिन नीचे से जो रिसाव है वो तो रिसते जा रहा है। तो यही पूछा है कि पूरा भर जाने के बाद, जो 12 घंटा लगातार मोटर चला, उसमें भर जाने के बाद ये जो टंकी है कितना, उसे खाली होने में रिसाव के कारण कितना टाइम लग जाएगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए ना, जो इतना घंटा लग रहा है लेकिन उसके कारण क्या है कि रिसाव के कारण 12 घंटे, तो ये सिंपल फार्मूला है कि अभिष्ट समय और समय पूछे ना, तो जो टाइम दिया रहा है रियल टाइम कितना 8 घंटा लगता है, लेकिन जो टंकी है उसको फिर भरने में 12 घंटा लग जाता है। तो ऊपर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 8 × 12 और नीचे माइनस कर देंगे। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें से जो 12 में से 8 है, तो 12 घंटा तो टोटल लगा, लेकिन 8 घंटा रियल टाइम तो उतना लगता ही, तो इसलिए इसको हम लोग माइनस कर देंगे। इसको कैलकुलेट कीजिएगा 24 आवर आ जाएगा, तो यही इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 24 घंटा टोटल इसको खाली होने में, टंकी भरने के बाद क्या है समय लग जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। देखिए माध्य से भी क्वेश्चन आ जाएंगे। ये जो कुछ अंक दे दिया गया 8, 5, 7, 9, 11, 6 और 10, इसका क्या बोला है माध्य ज्ञात करने के लिए। तो माध्य फॉर्मूला जानते हैं, टोटल संख्या को ऐड करके, टोटल जो नंबर ऑफ संख्या रहेगा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल संख्या 7 है, और उसके बाद इसका टोटल का योग कर देंगे। योग माध्य इजकल टू क्या होता है, योग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ संख्या, नंबर ऑफ संख्या। तो ये आपको ध्यान, नंबर ऑफ जो संख्या दिया रहेगा उसको हम लोग ये कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे किया है ना, तो टोटल को यहाँ पे ऐड किया है। ये पहले देखिए यहाँ पे ऐड किया है 8 + 5 + 7 + 9 + 11 + 6 + 10, तो इसको ऐड कर दिया है। तो ऐड करने के बाद उसके बाद नंबर, यहाँ पे नंबर भी दे दिया है, नंबर दे दिया है, तो डिवाइडेड बाई 7 हो गया। तो 56 डिवाइडेड बाई 7, तो ये हो गया 8 हो गया। ओके, तो ये एकदम सिंपल है। टोटल का योग डिवाइडेड बाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 यानी डिवाइडेड बाई 7, ये माध्य निकल के आ गया 8 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 59 क्या है क्वेश्चन, देखिए अभी क्या है, इसमें हम ज़्यादा जो हार्ड क्वेश्चन है नहीं डाले, इसमें इजी टू मॉडरेट ही डाले, क्योंकि क्वेश्चन भी इजी टू मॉडरेट पूछा जाएगा, हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि टाइम आपके पास है नहीं। 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के 60 मिनट में ओनली, तो 60 मिनट में है, तो एक क्वेश्चन में 1 मिनट से कम भी टाइम दिया जा रहा है।
तो उतना हार्ड नहीं ना पूछा जाएगा, इसलिए एकदम इजी इजी क्वेश्चन लाए हैं। तो देखिए, एक मशीन 1500 रुपया में खरीदे गए, उसे ठीक करवाने में 100 रुपया खर्च हुए, यानी कि टोटल खर्च कितना हो गया, 1500 में खरीदा गया है और 100 रुपया उसको ठीक करवाने में, और उसे कितने मूल्य में बेचा जाए कि 25% का लाभ। तो इसका 25% निकाल के और उसमें ऐड कर दीजिए, तो वही क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, कितने में मूल्य निकल जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो जैसे देखिए 1500 रुपया में खरीदा, उसको क्या है कि 100 रुपया एक्स्ट्रा लगा, यानी कि टोटल 1600 रुपया उसे खर्च हुआ। अब बोल रहा है कि क्वेश्चन में कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 25% लाभ मिले। तो लाभ प्रतिशत, लाभ हम लोग यहाँ पे दिया है जो 25% लाभ होना चाहिए, तो वो अंक निकालना है, वो क्रय मूल्य जो कितने में हम उसको सेल करेंगे, सीपी निकालना है। तो क्रय मूल्य सॉरी सीपी नहीं, क्रय मूल्य किसको बोलते हैं, जो कि जिसको खरीदा जाता है। तो हम लोगों को तो लागत मूल्य टोटल 1600 लगा, अब विक्रय मूल्य निकालना है जो कितना में बेचे की 25%, यानी कि लाभ परसेंट हमको दे दिया है। जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो जो सीपी यानी कि जो क्रय मूल्य रहेगा उसका हम लोग 25% एक्स्ट्रा निकाल, जैसे 125 डिवाइडेड बाई 100 क्यों होगा, क्योंकि 100 तो परसेंट पहले से ही है, जो 1600 रुपया ये है, इसमें हम प्लस 25 इसलिए करते हैं कि 25% एक्स्ट्रा लाभ कमाना है। इसका परसेंट, तो इसका परसेंट यानी कि 125 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई परसेंट हटेगा तो 100 हो जाएगा। वही यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, रियल वैल्यू जो 1600 क्रय मूल्य में इतना से कर दिया, और जो इसका आ जाएगा अंक कैलकुलेट करने के बाद वह इसका रियल प्राइस होगा। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य 2000 रुपये, यानी कि 1600 रुपया में वो खरीद के लाया है, 1500 में खरीद के लाया, 100 रुपया उसका सही करवाने में लगा, यानी कि उसका क्रय मूल्य टोटल खर्चा कितना 1600 हुआ। तो 25% लाभ भी कमाना चाह रहा है, तो इसमें 25% यानी कि 100 तो है ही, 100% इजकल टू ये है प्लस 25 हो जाएगा, क्योंकि 25% एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। आप परसेंट है ये, तो बार बार हम बता परसेंट है तो परसेंट हटेगा तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई कर दिया तो 2000 रुपया इसकी क्या विक्रय मूल्य में बेचेगा, तो अब इसको 25% की लाभ मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। एक वस्तु 800 की कीमत में खरीदी गई, जिस पर 10% की छूट दी गई और 12% लाभ कमाया जा सकता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। यानी कि एक वस्तु है जो कितने में खरीदी गई है, 800 रुपया में, जिस पर 10% की छूट दी गई और 12% जो दुकानदार है, मान लीजिए आप कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो वो आप 800 में खरीद के लाए, तो क्या है कि वो 10% डिस्काउंट दे दिया। ये 800 में आप एक वस्तु की कीमत में खरीदी गई, इतना में लेने के बाद आपका जो रियल प्राइस था उससे आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। लेकिन 10% डिस्काउंट देने के बाद भी 12.5% उसको लाभ हो जाता है, हो जा सकता था। तो क्या है, तो वस्तु का अंकित मूल्य, जो अंकित मूल्य है जिस पर वो उसने क्या 10% डिस्काउंट दिया है, तो वो पूछ रहा है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोगों को कुछ भी दिया रहे, मतलब इससे कुछ नहीं, जब एमपी सीपी और सब दे दिया रहा है, जैसे जिसमें लाभ भी दे दिया रहा है और डिस्काउंट भी दे दिया रहा है, तो उसमें हम लोग जो मार्क प्राइस है, जो अंकित मूल्य है, उसको 100 मान लेंगे। उसके बाद क्या है कि 100 में से 10% डिस्काउंट देंगे। 100 क्यों मानेंगे, क्योंकि 100 का परसेंट निकालना एकदम सिंपल रहता है। तो 100 में हम लोग क्या करें, 10% डिस्काउंट दिया जाएगा, तो 10% डिस्काउंट दिया जाएगा, लेकिन फिर भी 12.5% लाभ कमाया जा सकता था, यानी कि इतना परसेंट वो लाभ कमाता है इतना में बेचने के बाद भी। तो वस्तु का अंकित मूल्य, तो इसका हम लोग एसपी निकाल लेंगे, सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। तो सेलिंग प्राइस यानी कि 100 रुपया, तो मान लीजिए कोई वस्तु आप 100 रुपया में लाने जा रहे हैं, तो दुकानदार कहेगा आपको चोमू बनाएगा। चोमू कैसे बनाएगा कि बोलेगा जी आपको हम 10% का डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट वो यहाँ दे रहा है। तो ये सीपी यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 100 का 90%, 100 का 90% यानी कि 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। लेकिन सीपी जो रियल है वो हम लोगों को ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए जो दी गई पर लाभ कमाया जा सकता है, यानी कि 12.5%, 12.5% है। इसको हम लोग नॉर्मल भिन्न में यानी कि बट्टा में करेंगे, तो ये परसेंट हटेगा, तो यहाँ डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। लेकिन क्या है, इंटू डिवाइड, ये इसको भी हटाएंगे, इंटू 10 हो जाएगा। 125 डिवाइडेड बाई 125 और डिवाइडेड बाई 1000, तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको कितना बट्टा में 8/9 आ जाएगा। तो ये इसका 8/9 जो सेलिंग प्राइस है उसका 8/9 उसको क्या होता है, लाभ होता है। यानी कि
देखिए 8/9 तो उसको लाभ होता है इसमें से 90 रुपया में से, तो इसका हम लोग 8/9 जैसे 90 रुपया में वो बेचा ना, इतना में से इतना जो 8/9 इतना जो भिन्न है वो उसको लाभ होता है 12.5%। 12.5% लाभ, और जैसे ये तो क्या हो गया, इतना हो गया, इसका सेलिंग प्राइस हो गया, तो इसमें से हम लोग सीपी निकालेंगे तो इतना का जो लाभ दिया है उसको हम लोग मल्टीप्लाई 8/9 लाए, तो 90 में हम लोग इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो ये से पे, यानी कि ये कॉस्ट प्राइस हो गया। यानी कि देखिए वो मान लीजिए वस्तु है जिस पर 100 रुपया उस पर अंकित मूल्य है, लेकिन क्या करता है दुकानदार, उसको क्या किया कि जे सुनो चोमू जे तुमको हम 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उसमें क्या किया जो वो उसको 90 रुपया में बेच दिया, 90 रुपया में। लेकिन उसका जो खरीदा हुआ रियल प्राइस था वो कितना, 80 रुपया में था, 80 रुपया में वो खरीदा, क्योंकि यहाँ से वो खुद बोल रहा है कि 12.5% लाभ कमाया है। ओके, तो ये कितना, 80 रुपया में खरीद के लाया है, और 100 रुपया प्रिंट था, उस पर एमआरपी था 100 रुपया, तो वो उसको कितना 90 रुपया में ही बेच दिया। तो 90 रुपया में, यानी कि 80 में खरीद के लाया 90, तो 10 रुपया का लाभ हुआ है। तो 10 रुपया का लाभ हुआ है, और यहाँ पे वस्तु का कीमत 800, जो एक वस्तु का है जो 800 की कीमत रखी गई है, तो 800 की कीमत रखी गई है, तो यहाँ हम लोग सीपी निकाले, तो सीपी इजकल टू कितना, 80 हो गया, तो वही 80 के बराबर ये हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है, जो वस्तु का कीमत है वो कितना 800 रुपया है, और इसमें क्या है कि 12% एक्स्ट्रा लाभ कमा लेगा, और अगर वो 10% डिस्काउंट देगा, तो अगर 800 रुपया है सीपी का मूल्य, तो इसमें से अगर 10% को डिस्काउंट भी देता है, तो वो जो 12.5% एक्स्ट्रा लाभ कमा लेगा। तो उसी को हम लोग 80 जो सीपी है, 80 इजकल टू यहाँ 100 माने थे, तो अब यहाँ से हम रिलेट करेंगे 800 के बराबर हो जाएगा। ओके, तो 800 के बराबर हो जाएगा, तो 1 इजकल टू कितना, 100 के बराबर होगा। तो 100 के बराबर होगा तो हम लोगों को क्या क्या अंकित मूल्य, यानी कि ये 100 का वैल्यू चाहिए, जो पहले हम लोगों ने माना था, जो मार्क प्राइस कितना 100 माने थे, तो यही 100 के, यानी कि 110 है, 110 है, तो 100 कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा इंटू 10 करेंगे, यानी कि 1000 रुपया हो जाएगा। यानी कि उसका जो अंकित मूल्य है ना वो 1000 रुपया है। ओके, तो 1000 रुपया उसका अंकित मूल्य है, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, ए में है। तो समझ गए होंगे ये इजीली। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, मार्क प्राइस हमको मान लेना है, उसके बाद एसपी ज्ञात कर लेना है। एसपी क्यों, कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेलिंग का कितना पे 10% डिस्काउंट करके दिया है, तो 100 का यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग 800 लेके भी बना सकते थे, लेकिन लेंदी पड़ जाएगा, जो कैलकुलेशन का पार्ट है, जो कैलकुलेशन का पार्ट है वो लेंदी पड़ जाएगा, वहाँ कैलकुलेटर तो आपको देगा नहीं, तो इसलिए हम लोग इस मेथड से अपना है कि 100 मान लिए है, और उसी पर हम लोग एक का है जो कितना है वो प्राइस वो हम लोग देख लिए। तो एक का अगर मान लीजिए कि 10 है, तो टोटल हमको 100 के, यानी कि 100 हम लोगों ने माना था ना मार्क प्राइस, तो 100 का कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। एक का 10, तो 100 में इंटू 10 करेंगे, यानी कि 1000 हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए, अगर कोई डाउट है तो हमसे पूछ सकते हैं, चाहे वो फर्म के रिगार्डिंग हो या कोई भी चीज़ का रिगार्डिंग हो, तो वो कमेंट में डाल दीजिए, उसको हम लोग सॉल्व करते कहाँ, वीडियो के माध्यम से, वीडियो में ही हम बता देते हैं। नहीं तो अगर ज़्यादा जो आंसर देने लायक रहता है, या सबको आंसर देते हैं, व्हाट्सअप में जितने भी हमसे लोग जुड़े रहते हैं सबका रिप्लाई मिलता है। ये मत सोचिएगा रिप्लाई नहीं मिलता है, ये व्हाट्सअप ऐसा है जहाँ आप मैसेज कीजिए और आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, और ई बुक नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, ये एसएससी के एग्जाम में भी काम आएगा। जहाँ जहाँ भी आपको एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा, वहाँ वहाँ आपको ये काम आएगा। ये 4 पीडीएफ अलग है और करेंट अफेयर्स का अलग है। फिर से मैं बोल दूँ, करेंट अफेयर्स का क्यों अलग है, क्योंकि इसका तो सिलेबस सब चारों का सेम रहता है, केवल डिपेंड करता है एग्जाम में कौन सा जो सिलेबस है उसमें किस टॉपिक से कितना पूछा जाता है, तो बस ये हम लोग चेंज करते हैं। तो करेंट अफेयर्स तो हर एक साल चेंज होता है, इसलिए इसका पीडीएफ अलग है। और ये जो क्लास चल रहा है इसका नोट्स भी आप अगर हमारे साथ जुड़िएगा तो आपको व्हाट्सएप पे सेंड किया जाएगा। और एक आवश्यक सूचना, सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट कैसे, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, ताकि एक सपोर्टिव बना रहे। और जैसे अभी देखिए, अभी एग्जाम का डेट आया है, 6-6, 5-5, 4-4, मैक्सिमम मिनिमम 4 और मैक्सिमम 6-6 वीडियो अपलोड हो रहा है। क्लास का, कुछ इन्फॉर्मेशन का, सब कुछ का हो रहा है, ज़्यादा क्लास का ही हो रहा है, क्योंकि अभी क्लास करना है, आपको CBT 1 एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो क्या आप इतना नहीं कर सकते कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।